नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में, जहां हम सब्जेक्ट कोड बीपीएससी 111 की श्रृंखला को चला रहे हैं। और इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम इसके चैप्टर नंबर 4 को डिस्कस करेंगे, जहां इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि शिक्षा पर प्लेटो के क्या विचार थे, स्त्रियों के विषय में प्लेटो के क्या विचार थे। तो सबसे पहले हम शिक्षा पर प्लेटो के विचार का अध्ययन करेंगे, फिर स्त्रियों पर प्लेटो के विचारों का अध्ययन करेंगे, और फिर अंत में ये भी देखेंगे कि लोकतंत्र के विषय में प्लेटो का क्या सोचना था। तो यानी कि लोकतंत्र, स्त्रियां और शिक्षा, ये तीन महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे इस चैप्टर के, जिन पर विशेष चर्चा यहाँ पर की जाएगी। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं प्लेटो के शिक्षा के सिद्धांत को। तो देखो भाई, इससे पहले मैं प्लेटो के शिक्षा के सिद्धांत को शुरू करूँ उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि चैप्टर नंबर 2 में हमने प्लेटो के आकार के सिद्धांत का अध्ययन किया था। चैप्टर नंबर 3 में हमने प्लेटो के न्याय की धारणा समझी थी। तो अगर अभी तक आपने चैप्टर नंबर 2 और 3 को नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 2 और 3 को जरूर पढ़ लीजिए, ताकि चीज़ें समझने में आपके लिए आसानी हो। इसके अलावा आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल से ज़रूर जुड़िए, और चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं नहीं आ रही हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। अब चलते हैं चैप्टर की ओर। तो चैप्टर में सबसे पहले एक प्रस्तावना दी गई है, जो कि कुल मिलाकर हमें ये बताती है कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, यानी कि लास्ट चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था और इस चैप्टर में आगे क्या पढ़ेंगे। चैप्टर की शुरुआत यहाँ से होती है, जहाँ हम प्लेटो के शिक्षा के सिद्धांत का अध्ययन करते हैं। तो देखो, सबसे पहले जो प्लेटो है वो शिक्षा की इम्पोर्टेंस को बता रहा है। तो जब हम प्लेटो के शिक्षा के इम्पोर्टेंस को पढ़ेंगे तो आप सभी जानते हैं, जो शिक्षा है वो ना इच्छा का मामला नहीं है, शिक्षा ना अनिवार्य होनी चाहिए। तो प्लेटो भी यही कह रहा है कि जो शिक्षा है वो रूपांतरण का मामला होता है, यानी कि व्यक्ति जैसा पैदा होता है उसके बाद उसे समाज में क्या भूमिका निभानी है, समाज में उसका चरित्र क्या होगा, ये उसकी शिक्षा ही डिसाइड करती है। तो शिक्षा ना पूरी तरीके से क्या कर देता है, ट्रांसफॉर्म कर देता है, पूरी तरीके से चीज़ों को बदल देता है। ये ना जो आभास का जगत है, यानी कि जो भी चीज़ें हम महसूस कर सकते हैं उसे रियलिटी की ओर ले जाता है, यानी कि आभास के जगत से लेकर यथार्थ के जगत की ओर ले जाती है शिक्षा में। यानी कि जो व्यक्ति शिक्षित नहीं है वो सिर्फ चीज़ों को आभास कर सकता है, वो सब सिर्फ चीज़ों को देख सकता है, वो घटनाओं को होते हुए देख सकता है, लेकिन वो घटनाओं का वर्णन नहीं कर सकता। लेकिन जो शिक्षित व्यक्ति है वो घटनाओं को देख भी सकता है, घटनाओं का भविष्य पर क्या प्रभाव होगा ये सोच भी सकता है। यानी कि शिक्षा इंसान को दूरदर्शी बनाती है। जो व्यक्ति शिक्षित नहीं होते वो रूढ़िवादी होते हैं, जो व्यक्ति शिक्षित नहीं होते वो दूरदर्शी नहीं होते। तो शिक्षा रूपांतरित करती है। प्लेटो शिक्षा की इंपॉर्टेंस में सबसे पहले यही बात करें कि शिक्षा रूपांतरण का मामला है, आभास के जगत से यथार्थ के जगत की ओर जाने का मामला है। प्लेटो कहते हैं शिक्षा ना आत्माओं का रूपांतरण करती है, हमारी जो सोचने की क्षमता है उसको बढ़ावा देती है। वो ये कह रहे हैं कि हर किसी के पास अंतर्मन की शक्ति होती है, यानी कि जो हम देखो मन में सोचते हैं, मन में अच्छा क्या है, बुरा क्या है, क्या चीज़ कैसा होती है, क्या चीज़ कैसे नहीं हो सकती है, ये हर कोई बंदा सोच सकता है। लेकिन शिक्षा उस सोचने के तरीकों को और भी ज़्यादा अच्छा बनाती है। इसलिए प्लेटो लिख रहे हैं कि शिक्षा आत्मा के रूपांतरण का अर्थ है कि आत्मा की आंख में दृष्टि की शक्ति डालना नहीं है, बल्कि उसके पास वो तो पहले से होती है, बल्कि यह सुनिश्चित करना होता है कि गलत दिशा में देखने के बदले उसे उस दिशा में मोड़ा जाए जो उसे होना चाहिए। यानी कि प्लेटो ये कह रहे हैं कि हर व्यक्ति के अंदर एक अंतर्मन की शक्ति होती है, और उस अंतर्मन की शक्ति से वो ये सब कुछ देख सकता है। बट शिक्षा पता क्या है, शिक्षा सिर्फ उसे देखने के लायक नहीं बनाती, बल्कि शिक्षा ये बताती है क्या देखना चाहिए और क्या नहीं देखना चाहिए, सद्गुणों को देखना चाहिए और दुर्गुणों को नहीं देखना चाहिए। जो व्यक्ति अशिक्षित है उसे सद्गुण और दुर्गुण पता ही नहीं है। तो शिक्षा क्या है, शिक्षा हमारी अंतर्मन की आंखों को गलत दिशा में देखने के बदले सही दिशा में मोड़ती है। क्योंकि हर व्यक्ति अपनी आत्मा से सीखता है, हर व्यक्ति अपने अंतर्मन से सीख सकता है, लेकिन आवश्यकता यही है कि हमारी आत्मा को ऐसी अच्छी दिशा में मोड़ा जाए तो ज्ञान की प्राप्ति का एक अच्छा वातावरण तैयार हो सकता है। ये माना गया है कि आप जितना ऊपर जाओगे उतने ही अधिक आपको ज्ञान प्राप्त होता जाएगा। आप जितना इस सांसारिक मोह से त्याग करोगे आप उतने ज़्यादा ज्ञानी होते जाओगे। अगर आप इस सांसारिक मोह में उलझे रहोगे आप उतने ज़्यादा ज्ञानी होते जाओगे। तो प्लेटो ये कहता है कि शिक्षा क्या कर रही है, रूपांतरित कर रही है समाज को। शिक्षा आत्मा की आँख, अंतर्मन की जो हमारी आंखें हैं, उन आंखों को ये दिखाना चाहती है शिक्षा कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। तो देख तो हर कोई सकता है, लेकिन उस देखने में जो नज़रिए आने हैं वो सिर्फ शिक्षा के माध्यम से हो सकते हैं। अब आप इन लाइनों से समझ सकते हो कि शिक्षा के बारे में वो क्या कहना चाहता है। तो ऐसे एक भूमिका आप भी बनाओगे। अब आगे प्लेटो ये कह रहा है कि शिक्षा की प्राप्ति में दो टूल्स होते हैं, एक होता है शिक्षक और एक होते हैं छात्र। शिक्षक वो होते हैं जिन्हें अपने विषय का पूरा ज्ञान होता है और वो अपना सारा का सारा ज्ञान अपने छात्रों पर उड़ेल देते हैं। शिक्षा प्राप्ति क्रिया का सुझाव ये है
कि छात्रों और शिक्षकों के बीच में लगातार चर्चा होती रहनी चाहिए। क्योंकि देखो, अगर छात्रों और शिक्षकों के बीच में चर्चा नहीं हो रही है तो ज्ञान की प्राप्ति पूरी तरीके से नहीं हो सकती। उसका कारण है, अगर छात्रों को कोई डाउट है, छात्रों के कोई प्रश्न हैं, तो शिक्षक सिर्फ बातचीत के माध्यम से ही उसके प्रश्नों को दूर कर सकता है। प्लेटो की जो शिक्षा है उसका मूल विचार यह है कि लोगों को राजनेता बनाया जाए। उसने राजनेता पर ही बल दिया है। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा भी था। वो ये कहता है कि एक सच्चा दार्शनिक ही एक अच्छा राजा हो सकता है, और दार्शनिक बनाने के लिए क्या होनी चाहिए? एजुकेशन। वो ये कहना चाहता है कि अगर राजनेता अनएजुकेटेड होगा तो देश को बर्बाद कर देगा, देश को नरक की तरफ ले जाएगा। तो इसलिए नेताओं में एजुकेशन होनी चाहिए, और सारी एजुकेशन होनी चाहिए। शारीरिक शिक्षा भी होनी चाहिए, बौद्धिक शिक्षा भी होनी चाहिए, नैतिक शिक्षा भी होनी चाहिए। नैतिकता का मतलब यह है कि हमें अपने वो सभी कार्य करने चाहिए जिसके लिए हम बने हैं। यहाँ पर प्लेटो एक चीज़ पर बहुत जोर दे रहा है कि जो बंदा प्रलोभन का विरोध नहीं कर सकता ना, तो अपने स्वार्थ के लिए समाज का बलिदान भी दे देगा। यानी कि जो बंदा अपने लालच को विरोध नहीं कर सकता, कोई चीज़ उसे लालच दे रही है, कोई चीज़ उसे ललचा रही है और उसका विरोध नहीं कर पा रहा, उस लालच में वो आ जा रहा है, तो वो बंदा ना समाज को भी क्या कर देगा? गहराई में एकदम गड्ढे में डाल देगा। क्योंकि जो बंदा आज अपने लालच को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, वो तो नेता बनने के बाद पूरी तरीके से लूट ही लेगा ना। तो शिक्षा नैतिक भी बनाती है इंसान को, एथिकल अप्रोच भी रखती है, जहाँ मनुष्य अपने प्रलोभन से विरोध करना सीख जाता है। उसे पता चल जाता है कि समाज के हित से बड़ा कोई हित नहीं है। तो ये तो शिक्षा की इंपॉर्टेंस बताई है किसने? प्लेटो ने। आगे वो क्या कह रहा है कि शिक्षा का उद्देश्य आत्मा को प्रकाश की ओर मोड़ना होता है। ये बात हमने पहले ही जाननी है। इसके अलावा अपनी किताब द लॉज में वो लिखता है, प्लेटो की कई सारी किताबें जिनमें से एक किताब द लॉज है, इसमें वो कहता है कि शिक्षा सबसे पहली और सबसे अच्छी वस्तु है जो सर्वश्रेष्ठ व्यक्तियों को ही प्राप्त हो सकती है। यानी कि प्लेटो पूरी दृढ़ता के साथ कह रहा है कि शिक्षा सभी को प्राप्त नहीं हो सकती, केवल जो सर्वश्रेष्ठ होते हैं ना वही शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। और ये बात बिल्कुल सही भी है। जो व्यक्ति अपने मन का दास है वो शिक्षा कैसे प्राप्त कर सकता है? जो आलस्य का दास है वो शिक्षा कैसे प्राप्त कर सकता है? एक भूखा मन कैसे शिक्षा की प्राप्ति कर सकता है? शिक्षा तो सद्गुणों वाले व्यक्तियों के पास ही आ सकती है। शिक्षा का मतलब ये नहीं कि 12th पास हो गए, ग्रेजुएशन पास होकर हमने डिग्री ले ली। यहाँ पर शिक्षा सर्वश्रेष्ठता का गुण है जब वो प्रशासन में अपनी भागीदारी निभाए। तो यहाँ पर प्लेटो दृढ़ता के साथ कह रहा है कि केवल शिक्षा सर्वश्रेष्ठ व्यक्तियों को प्राप्त हो सकती है। प्लेटो के अनुसार शिक्षा का जो लक्ष्य होता है ना, वो समाज की सुरक्षा और व्यक्तियों के लिए आहार दोनों के कल्याण के लिए होता है। यानी कि जो व्यक्ति शिक्षित होता है वो समाज की सुरक्षा भी करता है और अपने साथ साथ दूसरों के पेट भी पाल लेता है। तो उसका ये मानना था शिक्षा उन लोगों को दी जानी चाहिए जिनके अंदर शिक्षा प्राप्त करने की क्षमताएं हों। शिक्षा का लक्ष्य एक व्यक्ति की भलाई होता है। प्लेटो के अनुसार शिक्षा व्यक्ति और समाज दोनों का कल्याण करती है और समाज के मार्गदर्शक के रूप में होती है। प्लेटो कहता है कि शिक्षा ऐसी नहीं होनी चाहिए जो माता पिता चाहते हैं। शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए और शिक्षा में अच्छाई का ज्ञान भी होना चाहिए। तो ये तो हो गई शिक्षा की इंपॉर्टेंस। अब एजुकेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए प्लेटो के हिसाब से? यानी कि जब क्वेश्चन आएगा कि प्लेटो की शिक्षा की प्रणाली बताओ, तो आप सबसे पहले तो क्या बताओगे? इंपॉर्टेंस बताओगे शिक्षा का, कि हर व्यक्ति की आत्मा में सीखने की प्रवृत्ति होती है, लेकिन क्या सही है क्या गलत है ये शिक्षा के माध्यम से ही रखा जा सकता है। इसके अलावा प्लेटो के शिक्षा का जो विचार था वो एक अच्छे राजनेता बनाना था। प्लेटो के शिक्षा का विचार ये कहता था कि शिक्षा के माध्यम से मनुष्य की जो इच्छाएं उसे खत्म कर देनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य की जो अनावश्यक इच्छाएं हैं वही उसे अज्ञानता की ओर ले जाती हैं। प्लेटो नैतिकता की बात कर रहा है। प्लेटो कह रहा है समाज और व्यक्ति के कल्याण के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। ऐसे 7-8 पॉइंट आप बना दोगे अच्छे से। अब प्लेटो की शिक्षा प्रणाली की जब बात करो तो मैं देखो पहले से मैं समझा देता हूँ। प्लेटो की जो शिक्षा प्रणाली है उसे उसने कई भागों में बांटा है। जहाँ सबसे पहले वो कह रहा है कि भैया सबसे पहले ना शारीरिक शिक्षा दी जानी चाहिए एक बच्चे को। यानी कि सबसे पहले एक बच्चे को कैसी शिक्षा दी जानी चाहिए? फिजिकल। क्योंकि शारीरिक शिक्षा जब किसी बच्चे को दी जाएगी तो वो बचपन में इतना ज़्यादा फिट हो जाएगा कि आगे चलकर उसे दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखो प्लेटो क्या कह रहा है? प्लेटो का विश्वास है अगर किशोर मनों को, यानी कि जो हमारी किशोर अवस्था होती है 13 से 19 साल वाली, कह रहा है अगर इस अवस्था में किशोर मनों को अच्छे प्रकार से निर्देशित किया जाए, अच्छे प्रकार से समझाया जाए, तो उनका निर्माण सरलतापूर्वक किया जा सकता है। और ये बात बिल्कुल सही भी है। 10, 11, 12 साल से जो चीज़ बच्चे के मन में बिठाई जाए वो आसानी से बैठ सकती है। लेकिन कोई व्यक्ति 20 साल तक कोई चीज़ सीख चुका है और अब आप कह रहे हो कि आप उसकी वैल्यू चेंज कर दो, आप उसकी वैल्यू नहीं चेंज कर सकते। तो ये जो बालक मन होता है, ये जो किशोरों का मन होता है, इसे इस प्रकार से निर्देशित करना चाहिए ताकि अच्छे समाज का निर्माण हो सके। क्योंकि ये जो मानव मन होता है ना इस उम्र वाला, इसमें ग्रहणशीलता बड़ी ज़बरदस्त होती है। यानी कि बच्चे को जो सिखाया जाए ना उसके अंदर सीखने की क्षमता बड़ी तगड़ी होती है।
और व्यक्ति के पूर्ण विकास में प्रारंभिक शिक्षा की एक निर्णायक भूमिका होती है। तो जो प्रारंभिक शिक्षा होती है ये व्यक्ति की इच्छाओं को नियंत्रित करने के लिए दी जाती है और आत्मा में जो गैर विवेकी चीज़ें यानी कि जो बेकार की चीज़ें वो वहीं से हटा दी जाती हैं। तो एक बच्चे की जो प्राइमरी एजुकेशन है, जो प्राथमिक शिक्षा है, वो इस प्रकार की होनी चाहिए कि बच्चे के मन में सारी अच्छी अच्छी चीज़ें आती जाएं और बेकार की चीज़ें उसके मन से हटा दी जाएं, उसके मन को सीखने के लायक बना दिया जाए। ऐसा प्लेटो अपनी शिक्षा प्रणाली में अपनी प्राथमिक शिक्षा के बारे में बता रहा है। अब प्लेटो कह रहा है जो प्राथमिक शिक्षा है वो लगभग 18 वर्ष की आयु तक दी जानी चाहिए और केवल उच्च वर्ग तक सीमित होनी चाहिए। हालांकि यहाँ पर ये चीज़ देखो गलत लिखी है, प्लेटो अपनी शिक्षा ना सबके लिए कह रहा है, तो ये थोड़ा सा इग्नू किताबों में स्प्रिंट होता है, तो आपको यहाँ ज़्यादा भावुक होने की जरूरत नहीं है। प्लेटो अपना एजुकेशन सिस्टम हर किसी के लिए रख रहा है कि हर एक बच्चे को शिक्षा देनी चाहिए और 18 साल तक प्राइमरी एजुकेशन होनी चाहिए और 2 साल के बाद अनिवार्य सैनिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, यानी कि मिलिट्री वाली ट्रेनिंग देनी चाहिए और उसके बाद 20 साल की उम्र में पहली एक बड़ी परीक्षा आयोजित होगी। प्राथमिक जो परीक्षा होगी, जो प्राइमरी एजुकेशन होगी, इसमें जो हमारी आत्मा है, यहाँ पर आत्मा का मन है मतलब है अपना अंतर्मन, इसको अपने आसपास के एनवायरनमेंट के प्रति संवेदनशील बनाना होगा। इसके बाद उच्च शिक्षा चालू होगी 20 साल के बाद। देखो मैं इसे ना थोड़ा सा और आसान कर देता हूँ। प्लेटो ये कह रहा है कि 10 साल की उम्र तक क्या होना चाहिए, शारीरिक शिक्षा दी जानी चाहिए। फिर प्लेटो कह रहा है कि 11 से लेकर 15 साल की उम्र तक, 11 से लेकर, यहाँ पे मैं समझा देता हूँ आपको साइड में थोड़ा सा, 10 साल की उम्र तक तो क्या होनी चाहिए, शारीरिक शिक्षा होनी चाहिए। 11 से 15 तक क्या होनी चाहिए, संगीत की शिक्षा होनी चाहिए। ये चीज़ अभी आगे बताएगा वो, क्योंकि संगीत की शिक्षा से बच्चे के मानसिक विकास को बढ़ावा मिलता है। फिर वो कह रहा है कि 20 साल की उम्र में पहली परीक्षा होनी चाहिए। तो 20 साल की उम्र में जब पहली परीक्षा होगी तो जो बच्चे इस परीक्षा को पास कर जाएंगे वो तो शिक्षा में आगे बढ़ जाएंगे। जो बच्चे यहाँ फेल हो जाएंगे उन्हें नागरिक कार्यों की ओर भेज देना चाहिए। नागरिक के कार्य क्या है, जैसे जो बंदा जिस चीज़ में हो, जैसे मान लो लोहे का काम करने वाला हो, लकड़ी का काम करने वाला हो, जो बंदा जिस काम करने वाला हो उसे उस काम में फिर लगा देना चाहिए। फिर 20 से लेकर 30 तक यानी कि 21 से लेकर 29 तक उच्च शिक्षा दी जानी चाहिए और 30 साल में दूसरी परीक्षा होनी चाहिए। 30 साल में फिर दूसरी परीक्षा होगी। जब 30 साल में दूसरी परीक्षा होगी तो इसमें जो लोग पास हो जाएंगे उन्हें फिलॉसफी का ज्ञान देना चाहिए और जो 30 साल की उम्र में फेल हो जाएंगे उन्हें सैनिक बना देना चाहिए। अब जो फिलॉसफी का ज्ञान लेंगे वो 31 से लेकर 35 तक फिलॉसफी का ज्ञान लेंगे और जो इसमें पास हो जाएंगे वो 36 से लेकर 50 तक प्रशासनिक कार्यों में काम करेंगे, यानी कि प्रशासन का अनुभव लेंगे। ये बात हमने लास्ट क्लास में भी करी थी। तो 36 से लेकर 50 तक जब वो प्रशासन का काम करेंगे अब वो राजनेता बनने के योग्य हो जाएंगे और उन्हें राजनेता बना देना चाहिए। तो इस प्रकार से प्लेटो की जो शिक्षा है वो 50 वर्ष तक चलेगी, केवल उनके लिए जो नेता बनना चाहते हैं। आम जनता के लिए जो 20 साल में फेल हो गए वो आम जनता वाले काम कर सकते हैं। यही चीज़ यहाँ पर पैराग्राफ में समझाई जाएगी। अब हम इसे समझते हैं। तो प्लेटो ने क्या कहा, 18 वर्ष की आयु तक प्राथमिक शिक्षा दी जाएंगे और ये अभिभावक तक सीमित होगी, लेकिन यहाँ पर ये बात गलत लिखी है, ये बात ध्यान रखना, ये सबके लिए है। 2 साल की सैनिक ट्रेनिंग होगी। जो इसके पश्चात उत्तीर्ण जो होंगे उनके लिए उच्च शिक्षा होगी और जो फेल हो जाएंगे वो अपना साधारण काम करेंगे। प्राथमिक शिक्षा हमारी आत्मा की संवेदनशीलता को बढ़ावा देगी और उच्च शिक्षा हमारी आत्मा को प्रबुद्ध करने वाले सत्य की खोज में मदद करेगी। यानी कि जो प्राइमरी एजुकेशन होगी वो बस हमें सही गलत की राह दिखाएगी, हमें ये बताएगी ये चीज़ ऐसी होती है, ये चीज़ ऐसी होती है, ये चीज़ ऐसी होती है। लेकिन जो उच्च शिक्षा होगी ये हमारी नैतिकता को बढ़ावा देगी, ये हमारे ज्ञान को एक उच्च स्तर तक ले जाएगी और सत्य को खोजने में मदद करेगी। प्लेटो का मानना था शिक्षा जो है वो 7 वर्ष की आयु तक शुरू हो जानी चाहिए और 7 साल से पहले बच्चों को अपनी माताओं के साथ रखना चाहिए ताकि वो अपनी माताओं से शिक्षा प्राप्त कर सकें। वो ये भी कह रहा है कि 7 साल तक लड़के और लड़कियों को एक दूसरे के साथ खेलने देना चाहिए, लेकिन आगे चलकर लड़के और लड़कियों को अलग कर देना चाहिए। प्लेटो का मानना था कि शुरुआत के 10 सालों के लिए शारीरिक शिक्षा दी जानी चाहिए और इसके लिए हर विद्यालय में एक व्यायामशाला होनी चाहिए और एक खेल का मैदान होना चाहिए। ऐसा वो क्यों कह रहा है, ऐसा वो इसलिए कह रहा है ताकि बच्चों का जो शारीरिक गठन है वो बहुत अच्छा हो सके और उनके स्वास्थ्य का विकास हो सके, ताकि भविष्य में उन्हें किसी प्रकार का कोई भी रोग ना हो। तो प्लेटो शुरुआत के 10 साल कैसी शिक्षा की बात कर रहा है, शारीरिक शिक्षा की बात कर रहा है। और इस शिक्षा के लिए वो क्या कह रहा है कि व्यायामशालाएं होनी चाहिए जहां बच्चा व्यायाम करे, खेल के मैदान में खूब खेले और अपने शरीर को खूब मजबूत करे, क्योंकि जितना ज़्यादा उसका शरीर मजबूत होगा भविष्य में उतने ही कम उसके बीमारियां होंगी और उतनी ही कम उसे दवाइयों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एक अच्छी शिक्षा अच्छे शरीर में ही वास कर सकती है। शारीरिक शिक्षा के अलावा फिर प्लेटो संगीत की बात कर रहा है।
उसका मानना है कि किसी के चरित्र का जो विकास है वो संगीत से होता है। आत्मा और शरीर को जो शालीनता है और जो स्वस्थ है वो संगीत ही प्रदान कर सकता है। तो इसलिए वो संगीत की शिक्षा की भी बात कर रहा है। और रियल में संगीत बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। डिप्रेशन के टाइम पे तो संगीत ही डिप्रेशन से बाहर निकालता है कई बार। बट मैटर ये करता है कि ज्ञानी व्यक्ति किस प्रकार के संगीत को सुन रहा है और अज्ञानी व्यक्ति किस प्रकार के संगीत को सुन रहा है। प्लेटो ने कहा है कि इसके बाद अंकगणित, इतिहास और विज्ञान जैसे विषयों का भी अध्ययन करवाना चाहिए। तो शिक्षा की विषय वस्तु में व्यायाम हो, साहित्य हो, संगीत हो, अंकगणित हो, ये सब चीज़ें बच्चों को सिखाई जानी चाहिए, जिससे बच्चों का शारीरिक विकास तो हो, मानसिक विकास भी हो, क्योंकि गणित मानसिक विकास करती है और व्यायाम शारीरिक विकास को बढ़ावा देता है। संगीत को शिक्षा के माध्यम के रूप में लिया जाना चाहिए, आध्यात्मिकता के विकास को बढ़ावा देने के रूप में चुना जाना चाहिए। 6 वर्ष की आयु के पश्चात लड़के और लड़कियों को अलग कर देना चाहिए और लड़कों को लड़कों के साथ खेलना चाहिए और लड़कियों को लड़कियों के साथ खेलना चाहिए। और लड़के और लड़कियों दोनों को विभिन्न प्रकार के हथियारों का प्रयोग भी सिखाना चाहिए। अपनी बुद्धि को सर्वोच्च बनाने के लिए जो अभिभावक वर्ग है, यानी कि जो शासक वर्ग हैं, उच्च वर्ग हैं, इनके अंदर कुछ सद्गुण होने चाहिए। इसके लिए उन्हें साहित्य पढ़ाना चाहिए, संगीत पढ़ाना चाहिए। लेकिन साहित्य और संगीत पर प्लेटो कहता है कि सेंसरशिप भी होनी चाहिए, यानी कि जो अश्लील संगीत हैं, जो अश्लील साहित्य है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चों को राजाओं महाराजाओं की कहानी सुनानी चाहिए ताकि उनके अंदर वीरता का रस उत्पन्न हो सके। उसने कहा ऐसी काव्य हों, ऐसी कहानियाँ हों, ऐसे किस्से हों जो प्रतिभावान लोगों के हों, जो हानिकारक हों, ऐसे उसे बच्चों का साक्षात्कार कभी भी नहीं होना चाहिए। प्लेटो का विशेष आग्रह था कि बच्चों को मृत्यु का डर नहीं होना चाहिए। उन्हें युद्ध भूमि में आवश्यक साहस का विकास नहीं कर पाएंगे। जिस बच्चे में मृत्यु का डर होगा, युद्ध क्या लड़ पाएगा। तो बच्चों को अच्छी नैतिकता देनी चाहिए, उन्हें देवताओं की कहानियाँ सुनाई जानी चाहिए, महान हस्तियों की कहानियाँ सुनाई जानी चाहिए, ताकि बच्चों के अंदर शुरुआत से ही एक साहस आ सके, लड़ने की इच्छा हो सके, समाज का सामना करने का दम हो सके। तो इस प्रकार की शिक्षा प्लेटो कह रहा है और आज के जीवन में बहुत जरूरी भी है। प्लेटो ये कह रहा है कि अगर ऐसी शिक्षा देंगे तो बच्चों को गुण और अवगुण के बारे में पता चल जाएगा। और इसके बाद बच्चे को 2 वर्ष का अनिवार्य सैनिक प्रशिक्षण देना चाहिए। और इस प्रकार से 20 वर्ष की आयु में एक बड़ी परीक्षा होनी चाहिए। जो परीक्षा को पास करेगा वो आगे जाएगा उच्च शिक्षा में, जो फेल हो जाएगा वो साधारण कार्य करेगा। अब प्लेटो की उच्च शिक्षा के बारे में बात कर लेते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया था प्लेटो की जो उच्च शिक्षा है वो 21 से 30 साल तक चलेगी। तो प्लेटो के अनुसार 20 वर्ष की आयु में बालक को एक परीक्षा देनी होगी जो निर्धारित करेगी उसे उच्च शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए या नहीं। जो परीक्षा में अनुत्तीर्ण होंगे, यानी कि जो परीक्षा में फेल हो जाएंगे, वो अलग अलग कम्युनिटी को अपनाएंगे। जैसे कि कोई व्यापारी बनेगा, कोई मुंशी बनेगा, कोई श्रमिक बनेगा, कोई किसान बनेगा। तो इस प्रकार के जो काम होंगे वो फेलियर करेंगे। इसके अलावा जो बंदे पास हो जाएंगे उन्हें उच्च शिक्षा के लिए भेज देना चाहिए। और ये उच्च शिक्षा 2 भागों में होगी, एक 21 से 25 और एक 25 से 30, जिसमें उच्च स्तर का ज्ञान दिया जाएगा और द्वंद्वात्मक पद्धति, यानी कि क्वेश्चन और आंसर के माध्यम से सामने से प्रश्न पूछे जाएंगे, उसके उत्तर दिए जाएंगे, उसके बाद डिबेट करवाई जाएगी। इस प्रकार का ज्ञान दिया जाएगा ताकि सत्य की खोज की जा सके। प्लेटो ये कह रहा है कि हर एक व्यक्ति देखो उच्च शिक्षा को प्राप्त नहीं कर सकता। आगे वो कह रहा है कि 30 साल की उम्र में एक परीक्षा आयोजित की जाएगी। जो इस परीक्षा में फेल हो जाएगा वो सैनिक वर्ग में जाएगा और जो इस परीक्षा में पास हो जाएगा वो आगे बढ़ेगा। आगे की जो पढ़ाई होगी भैया ये 50 वर्ष की उम्र तक पहुंच जाएगी। इसमें अच्छाई पर बात की जाएगी कि अच्छाई क्या है, यानी कि न्याय क्या है, सद्गुण क्या है। विज्ञान और कलाओं की बात की जाएगी। शिक्षक अपने छात्रों को संचालित करेगा कि नैतिकता क्या है, सद्गुण क्या है, और इस प्रकार से एक पूरा पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा। तो ये प्लेटो का शिक्षा पर विचार है। तो अगर प्लेटो की शिक्षा के विचार आएंगे तो आप सबसे पहले शिक्षा की इंपॉर्टेंस बताओगे कि शिक्षा का काम सद्गुणों में ढालना होता है आत्माओं को। शिक्षा जो है समाज और व्यक्ति दोनों के कल्याण के लिए जरूरी होती है। इसके अलावा शिक्षा हमारे अंतर्मन को एक नई दिशा प्रदान करती है, क्या सही है क्या गलत है। शिक्षा राजनेताओं के मन में तुच्छ इच्छाओं को खत्म करती है। शिक्षा प्रलोभन का सामना करने में सक्षम बनाती है। फिर आप बताओगे प्लेटो की जो शिक्षा प्रणाली है उसमें वो 10 वर्ष तक शारीरिक शिक्षा की बात कर रहा है, संगीत की शिक्षा की बात कर रहा है, प्रारंभिक अंकगणित की बात कर रहा है, लड़की और लड़कों दोनों की शिक्षा की बात कर रहा है वो। और शुरुआत में वो ये कह रहा है कि लड़की लड़कों को 6 साल तक एक साथ रखा जाना चाहिए, उसके बाद अलग अलग कर देना चाहिए। फिर वो कह रहा है 20 साल की उम्र में एक बड़ी परीक्षा होनी चाहिए और इस परीक्षा में जो व्यक्ति पास होगा उसे उच्च शिक्षा देनी चाहिए, जो फेल हो जाएगा उसे अपने काम साधारण जनता वाले करने पड़ेंगे। 21 से 30 साल तक हाई एजुकेशन दी जाएगी और इस हाई एजुकेशन के बाद एक पेपर होगा 30 साल में, जो इसे पास कर लेगा वो आगे बढ़ जाएगा, जो यहाँ फेल होगा वो सैनिक व्यवस्था में अपना काम करेगा। 31 से 35 साल तक फिलॉसफी की शिक्षा दी जाएगी, यानी कि दर्शन की शिक्षा दी जाएगी। और 36 से 50 तक प्रशासन के कार्यों में व्यक्ति को काम करना पड़ेगा। जो व्यक्ति यहाँ सफल होगा
उन्हें ही दार्शनिक राजा की उपाधि दे दी जाएगी, उन्हें राजा बना दिया जाएगा। प्लेटो की शिक्षा का कुल मिलाकर मूल सार यह है कि मनुष्य की जो निम्न इच्छाएं हैं वो खत्म कर दी जाए और व्यक्ति समाज के हित के बारे में सोचे। अब हम ये बात करने जा रहे हैं कि प्लेटो का स्त्रियों के ऊपर क्या विचार है। तो देखो, ज़्यादा भावुक होने की आवश्यकता है नहीं। प्लेटो के जो स्त्रियों पर विचार है ना, इन स्त्रियों के विचारों की सब लोग आलोचना करेंगे, क्योंकि प्लेटो विचार ही ऐसे देगा। तो शुरुआत में तो प्लेटो के जो स्त्रियों पर विचार हैं उसे पढ़कर आपको लगेगा कितनी बढ़िया बात कर रहा है। तो अपनी किताब रिपब्लिकन में सुकरात और ग्लूकोन के बीच में एक विवाद होगा, जहाँ पर प्लेटो ये सुझाव देगा कि जो स्त्रियां इन्हें वही कार्य करने चाहिए जो पुरुषों को करने चाहिए, यानी कि यहाँ पर वो स्त्री और पुरुष के बीच में समानता की बात कर रहा है। वो आगे ये भी कहेगा अगर स्त्रियों को आप काम नहीं करने दे रहे हैं तो देश की आधी आबादी को आप बेकार कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर स्त्रियों को वही काम करने चाहिए जो पुरुष अभिभावकों को करने चाहिए। इसके अलावा कुछ लोग आपत्ति उठाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ लोग कहेंगे स्त्रियों की जो स्त्रियां जो हैं प्राकृतिक रूप से पुरुषों से भिन्न होती हैं, लेकिन फिर भी प्लेटो कह रहा नहीं, स्त्रियां चाहे पुरुषों से भिन्न हों कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी स्त्रियों को वो सभी काम आने चाहिए जो पुरुषों को आते हैं। तो प्लेटो के अनुसार पुरुष और स्त्रियों के बीच में जो प्राकृतिक अंतर है ये महत्वपूर्ण नहीं है। जब देश की रक्षा करने की बात हो, देश में शासन करने की बात हो, तो स्त्री और पुरुष दोनों में ही सक्षमता होती है, बशर्ते स्त्रियों को भी उसी हिसाब से शिक्षा दी जाए जिस हिसाब से पुरुषों को दी जाती है। वो कहता है कि दोनों ही लिंग स्वाभाविक रूप से इन कार्यों के लिए उपयुक्त होते हैं। अब आप कहोगे प्लेटो कितनी अच्छी बात बता रहा है ना महिलाओं के लिए, अभी आगे देखना। वो ये तर्क देता है कि इस तरीके से स्त्रियों को पुरुषों द्वारा दिए जाने वाले जो कार्य हैं वो व्यवहार्य नहीं बल्कि जरूरी हैं। यानी कि पुरुष अगर शासन करेगा तो स्त्रियां भी शासन करेंगी, पुरुष अगर युद्ध लड़ेगा तो स्त्रियां भी युद्ध लड़ेंगी। वो ये सुझाव देता है, देखो वो समाज को 3 भागों में बांट रहा है। एक है अभिभावक वर्ग, अभिभावक वर्ग वो होता है जो शासन करता है। दूसरा है सैनिक वर्ग, योद्धा वर्ग जो सेना में काम करेगा, और तीसरा होता है आम जनता। अब यहाँ पर वो अभिभावक वर्ग के लिए स्पेशल कैटेगरी रखेगा और ये कहेगा देखो भाई, जो अभिभावक वर्ग है यानी कि जो लोग शासन करेंगे उनके अपने परिवार नहीं होने चाहिए, उनकी अपनी स्त्रियाँ नहीं होनी चाहिए, अपने बच्चे नहीं होने चाहिए, उनके लिए सारी स्त्रियाँ अपनी हैं, सारे बच्चे अपने हैं। तो ऐसे में कोई व्यक्ति जब किसी भी स्त्री के साथ संबंध बनाएगा और कोई भी स्त्री किसी पुरुष के साथ संबंध बनाएगी तो उसके अंदर परिवार वाली भावना तो आएगी नहीं, ठीक है, बस वो अपनी ज़रूरत के लिए संबंध बनाएंगे। इसके बाद उनसे जो संतान की उत्पत्ति होगी ये भी उन्हें नहीं पता होगा, क्योंकि ऐसी संतानों को राज्य अपने संरक्षण में ले लेगा और एक बड़ा सा शिशु गृह बनाएगा जहाँ ये बच्चे पलेंगे। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में माता पिता के अंदर अपने बच्चे के प्रति मोह नहीं होगा, क्योंकि माता पिता को पता ही नहीं होगा उनका बच्चा कौन सा है, बच्चे को पता नहीं होगा उनका माता पिता कौन है। इसके अलावा किसी भी स्त्री से वो संबंध बना सकते हैं तो उनका अपना परिवार नहीं होगा, तो परिवार के प्रति मोह भी नहीं होगा। तो प्लेटो कह रहा है एक आदर्श राजा वो है जिसके मन में मोह ना हो, और मोह परिवार से जन्म लेता है, तो परिवार ही नहीं होगा तभी व्यक्ति राज्य के लिए काम करेगा। तो प्लेटो क्या सुझाव दे रहा है कि अभिभावक वर्ग के जो लोग हैं इनके परिवार नहीं होने चाहिए, इनका सारी स्त्रियों पर अधिकार होना चाहिए, बच्चों पर अधिकार होना चाहिए। प्लेटो कह रहा है कि निजी व्यापार नहीं, निजी परिवार नहीं होना चाहिए, निजी संपत्ति नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये भाई भतीजेवाद को बढ़ावा देगी। प्लेटो कह रहा है कि राजनीति का अर्थ होता है निजी स्वार्थ को खत्म करना और समाज के स्वार्थ को बढ़ावा देना, यानी कि समाज के लाभ के लिए काम करना होता है राजनीति का काम, और इसके लिए परिवार होना ही नहीं चाहिए। अब ऐसे में यहाँ पर स्त्रियों का उत्पीड़न की बात हो रही है। इसके अलावा प्लेटो ये कह रहा है कि पत्नियों का साम्यवाद होना चाहिए, यानी कि हर एक स्त्री सभी के लिए, मतलब दार्शनिक वर्ग के लिए, सिर्फ साधारण जनता की बात यहाँ पर नहीं की जा रही है। साधारण जनता अपना परिवार बना सकती है। क्लियर है? तो प्लेटो ये कह रहा है जो स्थायी परिवार होते हैं, एक पत्नी वाले जो विवाह होते हैं, निजी जो परिवार होते हैं, इन्हें खत्म कर देना चाहिए। उन्मूलन का मतलब होता है खत्म कर देना चाहिए। ये केवल अभिभावक स्त्रियों तक ही सीमित है, यानी कि साधारण जनता अपनी शादी ब्याह कर सकती है, वो अपना आराम से रहे, कोई दिक्कत नहीं है। प्लेटो कहता है जो परंपरागत विवाह होते थे ना, इसमें स्त्रियों को अधीन रखा जाता था पुरुषों के, स्त्रियों का दमन किया जाता था, उन्हें एकांत में रखा जाता था, घर के अंदर दबा के रखा जाता था। तो ऐसे विवाह का कोई मान्य नहीं है। अगर स्त्रियों को पूरी तरीके से स्वतंत्र होना है तो उन्हें इस प्रकार से रहना होगा जैसे प्लेटो कह रहा है। ये प्लेटो के विचार है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है भाई। इसके अलावा प्लेटो ये कह रहा है कि मात्र संतान प्राप्ति के उद्देश्य से अस्थायी यौन संबंध बनाने चाहिए, यानी कि फिक्स यौन संबंध नहीं बनाने चाहिए, अस्थायी यौन संबंध होने चाहिए। और ये इसलिए होने चाहिए जो उत्तम कोटि के पुरुष और स्त्री हैं उन्हीं का एक दूसरे से संभोग होना चाहिए। तो वो क्या कह रहा है, स्त्रियों के लिए संतान उत्पत्ति की जो आयु है ये 20 से 40 वर्ष की होनी चाहिए और पुरुषों के लिए 25 से 55, क्योंकि इस अवस्था में शरीर रूप से भी बल होता है और बुद्धि में भी बल होता है। तो ऐसे में जो बच्चे भी पैदा होंगे वो भी अच्छे पैदा होंगे। प्लेटो इस बात का समर्थन करता है कि जो सर्वश्रेष्ठ पुरुष हैं इन्हें सर्वश्रेष्ठ स्त्रियों के साथ ही अपने संबंध बनाने चाहिए, ताकि जो संतान भी पैदा हो वो भी सर्वश्रेष्ठ हो। ऐसा ना हो सर्वश्रेष्ठ पुरुष है और निम्न स्तर की स्त्री है और उन दोनों के बीच में संबंध बने तो बच्चा भी ऐसा ही पैदा होगा। ऐसा कौन कह रहा है? प्लेटो कह रहा है। इसके बाद जो बच्चा जन्म लेगा तो उसे एक बाड़े में भेज दिया जाएगा और वहीं पर उसका पालन पोषण किया जाएगा।
बच्चे को ये जानने की अनुमति नहीं होगी कि उसके माता पिता कौन है, और माता पिता को भी ये जानने की अनुमति नहीं होगी उससे बच्चे कौन है। ऐसे में जो दार्शनिक शासक है वो सिर्फ और सिर्फ अपने राज्य के लिए काम करेगा और परिवार की तरफ उसका ध्यान नहीं जाएगा, क्योंकि पारिवारिक जिम्मेदारी एक बहुत बड़ा समय इंसान का ले जाती है। दूसरा, प्लेटो ये कहता है कि पितृसत्तात्मक परिवार में स्त्री की मुक्ति हो जाएगी, यानी कि पितृसत्ता का मतलब यह है कि पुरुष की सत्ता होगी। लेकिन यहाँ पर अगर स्त्रियों को हम मुक्त कर देंगे तो पितृसत्ता से उसकी मुक्ति हो जाएगी, उस पर पुरुषों का नियंत्रण नहीं होगा और स्त्रियाँ पुरुष के बराबर हो जाएंगी। लेकिन अगर पहले वाली परिस्थिति रखेंगे तो स्त्री सिर्फ घरेलू कामकाज में आ जाएगी, पितृसत्तात्मक आ जाएगी, और ऐसे में समाज की आधी प्रतिभा खत्म हो जाएगी, क्योंकि किसी भी देश में आधे स्त्री और आधे पुरुष होते हैं। तो अगर स्त्रियों को सिर्फ हम घरेलू कामकाज में रखेंगे तो आधी से ज़्यादा आबादी बेकार हो जाएगी। तो ऐसे में देखा जाए तो स्त्रियों के अधिकारों की तो बात कर रहा है, लेकिन उनकी निजी परिवार और निजता के हनन की भी बात कर रहा है। प्लेटो द्वारा पत्नी और संपत्ति का जो साम्यवाद है उसके पीछे की जो मंशा है वो ये है ताकि राजनीतिक शक्ति को बढ़ावा दिया जाए। जो लोग आर्थिक उद्देश्य प्राप्त करना चाहते हैं, यानी कि जो लोग पैसा कमाना चाहते हैं, उन्हें राजनीति में नहीं आना चाहिए, और जो लोग समाज की सेवा करना चाहते हैं उन्हें अर्थव्यवस्था में नहीं आना चाहिए। यहाँ पर लिखा हुआ है जो लोग राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करते हैं उनका अर्थव्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है, और जिन लोगों का अर्थव्यवस्था से लेना देना है उनकी राजनीतिक शक्ति में बिल्कुल भी हिस्सेदारी होनी नहीं चाहिए, वरना वो अपने प्रॉफिट के लिए बात करेंगे। और जो तीसरा वर्ग है, सामाजिक वर्ग है, साधारण जनता है, वो अपना निजी परिवार बनाए, अपनी संपत्ति का आनंद ले भैया, और अपना जीवन जैसे मर्जी वैसे जिए, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि वो दार्शनिक वर्ग को, उच्च वर्ग को ही इस तरीके से जीवन जीने के लिए कह रहा है। आगे प्लेटो की आलोचना की जाएगी भाई, और ये प्लेटो के शिष्य अरस्तु के माध्यम से आलोचना की जाएगी। तो जो इसने पत्नियों का साम्यवाद बताया ना कि कोई व्यक्ति किसी की पत्नी होगा, कोई भी किसी का पति होगा, तो इस चीज़ का बड़े पैमाने पर क्या करा गया है, विरोध किया गया। अरस्तु ने भी इस बात पर ये बल दिया है कि भैया जो मेरा गुरु था प्लेटो, इससे ये गलती हुई है। परिवार और निजी संपत्ति तो व्यक्ति की खुशी के लिए होते हैं, राज्य के कल्याण के लिए होते हैं। परिवार तो समाज की एक नैसर्गिक इकाई है जिसके बिना हम समाज की कल्पना भी नहीं कर सकते। और ऐसे एक व्यक्ति है पॉपर। पॉपर तो ये तक कह देंगे कि प्लेटो व्यक्तिवाद का विरोधी था, यानी कि वो व्यक्ति के आनंद का विरोधी था, समाज के परिवर्तन का विरोधी था। पॉपर की राय है कि प्लेटो के आदर्श राज्य में जो व्यक्ति है ना वो मशीनों के समान है, क्योंकि इस तरह का काम मशीनें ही कर सकती हैं, क्योंकि मशीनों में ही सद्भाव नहीं होते हैं, मशीनों में ही भावनाएं नहीं होती हैं, व्यक्ति में तो भावनाएं होती हैं, और भावनाएं व्यक्त करने के लिए उसे परिवार की ज़रूरत होती है। तो इसलिए जो स्त्रियों का इसने साम्यवाद दिया है, इसकी आलोचना जो है अरस्तु भी करेगा और पॉपर भी करेगा और अन्य विचारक भी करेंगे। तो स्त्रियों पर प्लेटो के अगर विचार हैं उसकी आलोचना आप कर देना। आगे चैप्टर में लोकतंत्र के ऊपर प्लेटो के विचार की बात की गई है, जिसे हम इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हमने प्लेटो की शिक्षा प्रणाली और स्त्रियों पर विचारों की बात की है। आशा है चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। देखो चैप्टर ना लेंथी हैं, ये चैप्टर आधे घंटे में खत्म होने वाले हैं नहीं, बट फिर भी कोशिश की जा रही है कि एक छोटे से लेक्चर में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको समझाई जा सके। तो आप अपना समर्थन हमें देते रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में इस चैप्टर के, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।